Hello students and welcome back to your English lecture. In today's lecture we are going to study the topic tense. तो बेसिकली हम टेंस जब भी पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मे बी नॉट. तो बहुत सिंपल वे में हम इस टॉपिक को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंस. तो टेंस में हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं. फर्स्ट तो ये है कि हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन का टाइम क्या था. क्योंकि कोई एक्शन ऐसा होता है जो हम कर चुके होते हैं, कोई एक्शन ऐसा होगा दैट वी आर प्रेजेंटली डूइंग और इट्स आवर हैबिट, वो हम रोज़ इसी टाइम पे करते हैं या रेगुलरली करते हैं. या फिर कोई ऐसा एक्शन होगा जो हम प्लान कर रहे हैं, जो फ्यूचर से रिलेटेड होगा, लेकिन हम अभी प्लान कर रहे हैं उसके बारे में कि हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा कर सकते हैं. सो इन्हीं एक्शंस को हम टाइम बेसिस पे जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टॉपिक टेंस बन के हमें मिलता है. ठीक है. नाउ हाउ डू वी डिफाइन टेंस. सो टेंस इज बेसिकली द टाइम ऑफ एक्शन. किसी भी एक्शन का समय, किसी भी एक्शन का टाइम जो है वो टेंस होता है. ठीक है. अब मैम टेंस टाइम कैसे बनेगा. तो बेसिकली अगर हमें कोई टेंस की डेफिनेशन पूछ ले तो हमें सिर्फ 4 वर्ड्स को यूज़ करना है. अ सेट ऑफ वर्ब्स. इट्स अ सेट ऑफ वर्ब. नाउ विच वर्ब आई एम टॉकिंग अबाउट. कौन से वर्ब. इसमें हमारे पास 2 वर्ब्स इंक्लूड हो जाते हैं. एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होता है अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, और एक होता है हमारा मेन वर्ब जो कि अपना फॉर्म चेंज करता है बट एज अ वर्ड वो पूरा चेंज नहीं होता है. सो बेसिकली टेंस जो है वो सेट ऑफ वर्ब्स है जो हमें टाइम बताता है किसी भी एक्शन का, कि वो एक्शन किस समय पर हुआ है. ओके. सो इसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी. एक तो हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से जानेंगे कि कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, और मेन वर्ब से जानेंगे कि हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक टेंस, कि ये हमें सेट ऑफ वर्ब्स की तरह मिलता है जो कोई भी एक्शन का टाइम डिफाइन करेगा. अब हम बात करेंगे कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं. सो एज वी ऑल नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस जो है वो 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज द पास्ट, then the present, and then we have the future. Now basically if we study these parts of tenses तो इसमें हम 2 ही पढ़ते हैं, past और present. क्योंकि याद करिए अभी अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा. हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये तो ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक साथ मिलकर एक सेट बनाकर हमको बताते हैं कि कोई भी एक्शन हुआ है वो किस समय पर हुआ है. तो जब एक्शन होगा तभी तो उसका टाइम डिफाइन होगा. तो पास्ट में एक्शन बेसिकली हो चुका है, खत्म हो गया, तो हुआ तो है. तो पास्ट टेंस जो है वो हम सिर्फ पढ़ते हैं. उसके बाद प्रेजेंट में कोई भी एक्शन है वो हो रहा है या होता है, हैबिट है हमारी, होता तो है या अभी भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग टेंस नाउ. अभी मैं टेंस पढ़ा रही हूँ तो एक्शन हो रहा है, आपको दिख भी रहा है. तो यहाँ पर भी एक्शन हुआ है, यहाँ पर भी एक्शन चल रहा है या होता है. बट क्या फ्यूचर वाला जब हम पार्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ते हैं, क्या यहाँ पर एक्शन हुआ है. नहीं हुआ है. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. तो बच्चों बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, यू विल मेंशन देयर आर 2 टाइप्स, द प्रेजेंट एंड द पास्ट. बट for the subject matter being including future tense, इसीलिए हमें सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस भी पढ़ना चाहिए या पढ़ना होता है. बाकी अगर हमारे जो एक्चुअल टेंस हैं जिनकी हम बात करें, जिनमें एक्चुअली में एक्शन हुआ है, वो है पास्ट और प्रेजेंट. क्योंकि यहाँ पर हमको या तो एक्शन दिखा था होते हुए या फिर अभी प्रेजेंटली हो रहा है या होता है. फ्यूचर का हम बोल नहीं सकते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस के लिए देख लेते हैं. हमने प्लान किया कि हम इस आर इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट आर में हम कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर बायो केमिस्ट्री है ना, एनी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी. सडनली आपका बुक है जो वो मिसप्लेस हो जाता है आपसे कहीं,
या कोई आपको याद आता है कि मेरा फ्रेंड लेकर गया था बट मुझे अभी तक लौट आया नहीं है, तो आपने जो डिसाइड किया था कि आफ्टर इंग्लिश आई एम गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री और बायोलॉजी विच एवर सब्जेक्ट, आपके पास तो वो बुक ही नहीं है, अब आप वो पढ़ नहीं पाए। ऑफ कोर्स आपने जो फ्यूचर टाइम रेफरेंस में या फिर फ्यूचर के लिए जो एक्शन सेव करके रखा था वो तो हुआ नहीं। तो जब तक एक्शन होता नहीं है हम उसको टेंस में डालते नहीं हैं। देयरफॉर वी से फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ टाइम रेफरेंस पढ़ते हैं कि हम एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा काम हो सकता है या हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इनके सब पार्ट्स देखें तो बच्चों तीनों के सेम सब पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको एक ही बार लिखकर बता रही हूँ सभी के लिए। फर्स्ट इज द इंडेफिनिट टेंस। ओके, अगर ये पास्ट के साथ है तो इट वुड बी पास्ट इंडेफिनिट। इसका एक और नेम होता है सिंपल पास्ट। ओके, देन अगर सिंपल है तो सिंपल पास्ट, सिंपल अगर प्रेजेंट के साथ लग रहा है तो सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल अगर फ्यूचर के साथ लग रहा है तो सिंपल फ्यूचर। बेसिकली दीज आर द टू ऑल्टरनेट नेम्स, और ये तीनों के लिए सेम रहेंगे। अगर हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। दिस इज द फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट वी हैव द कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम, पास्ट के लिए है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के लिए है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एंड फ्यूचर के लिए होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देन नेक्स्ट वी हैव द परफेक्ट टेंस। नाउ परफेक्ट टेंस जो है वो हमको किसी भी टाइम का एक परफेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अगर ये पास्ट के साथ लग रहा है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट। और जो हमारा लास्ट है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो क्या होता है? वो होता है परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी। सो इट इज कॉल्ड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इनका जो मेन यूसेज है वो क्या है, ये हम अब डीप में पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट वंस एंड देन आई विल जस्ट वाइप इट ऑफ एंड वील स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस। स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंस से। तो देखिए, okay, so first we are going to start with the present tense. अब अगर हमसे कोई प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन पूछ लेता है तो इसमें हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैम? क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट का मतलब क्या है। क्लास में आते हो आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट का मतलब आप वहां हो। ठीक है, आप अपनी क्लास में, आप अपने टीचर के सामने हो, दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो सेम हम टेंस में यूज करते हैं। कोई भी काम है जो हमारे सामने है या फिर हो ही रहा है, हमको बिल्कुल दिख ही रहा है, या फिर वो काम अभी तो नहीं हो रहा बट हमारे डेली रूटीन में होता रहता है। जैसे अगर मैं अभी तो पढ़ा रही हूँ बट इफ आई से लाइक आई प्ले बैडमिंटन फॉर 2 hours एवरी डे, राइट नाउ आई एम नॉट प्लेइंग, अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं ऐसा रोज करती हूँ, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो आप रूटीन में करते हो, जो आपका स्केड्यूल है बेसिकली, वो आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में हम इसका फर्स्ट सब हेड पढ़ेंगे जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका दूसरा नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर बोथ द नेम स्टूडेंट्स। दोनों चीजें याद रखनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी याद रखना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा कि भाई ये वाले टेंस से भरना है, तो आप बोलोगे कि मैम दूसरा नेम तो पता ही नहीं था। ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ द एक्चुअल टेंस, जस्ट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक सेंटेंस। छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर क्या रखते हैं? हमारे सेंटेंस में 3 चीजें जो हैं वो मेन होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बस इतनी सी चीज याद रखते हैं कि वर्ब के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब दोनों आ जाती है। आई होप आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब पता होगा। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आ जाता है, और मेन वर्ब जो आपकी बेसिक जो फॉर्म्स चेंज करती हैं वो वाली वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जैसे ईट हो जाता है एट, स्लीप हो जाता है स्लेप्ट, ये मेन वर्ब्स होती हैं। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर मैं आपको नेगेटिव बनाने के लिए बोलूं तो आप क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यही होता है, आई होप सबको पता होगा। जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका नेगेटिव बनाना है तो शी इज नॉट प्लेइंग, क्योंकि नॉट जो है वो स्टिक रहता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये मैं यहाँ भी बोल रही हूँ, और ये जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तब भी हम तीनों तरीके के सेंटेंस सीखेंगे, पॉजिटिव दैट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, द नेगेटिव सेंटेंस एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव का, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये हमारा नेगेटिव था। और अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। बस इंटेरोगेटिव में एक माइन्यूट सा चेंज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव पूछ रहे हो। तो यहां पर हमने क्या बोला, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, देन हियर शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नाउ इज शी प्लेइंग क्रिकेट एंड अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो हम हर एक टेंस में ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन से टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी को ही तीनों पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है द पॉजिटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 S और ES, नॉट इन एवरी केस। ये अभी हम देखते हैं कि कहाँ पर SES लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट विद अ फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल आई से हैरी dash fast, I'm not filling in the verb right now, and I say write. Now look here, and this is I dash fast, and again the same verb we'll use, write. Now just look attentively here. अगर हमें पता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर वन होता है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। और वर्ब कब सिंगुलर होगा, जब हम उसके साथ SES लगाएंगे, ठीक है। ये हमें बेसिक कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है। फॉर एग्जाम्पल कभी हम सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे की, तो की को अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो आई ऐड S, लेकिन जो वर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन राइट, तो राइट ऑलरेडी प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है S की हेल्प से। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन द सिंगुलर फॉर्म। सो हैरी राइट्स फास्ट, ठीक है। नाउ I, बेसिकली I इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बट क्योंकि हम I के साथ सारी प्लूरल वर्ब्स लेते हैं इसीलिए मैंने यहाँ I लिखा है। अदरवाइज आपका इजी बनाने के लिए एग्जाम्पल हम दे ले लेते हैं। अब दे ऑफ कोर्स हमको पता है क्या है, प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। दे का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो दे डैश फास्ट। अब ये हमको पता है प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो वर्ब का प्लूरल होगा विदाउट S और ES, तो ये एज इट इज आ जाएगा, दे और I राइट फास्ट, ओके। सो ये हमारी मेन मिस्टेक होती है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अटक जाते हैं या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर फॉर्म, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल ऑल्सो बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। क्लियर? सो दिस वॉज द affirmative sentence, the structure of affirmative sentence. अब इसी का हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर
अब नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट नहीं लगा सकते। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैम हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? इज है, वहाँ तो आ ही नहीं सकता है सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू और डज। तो अगर मैं ऐसा इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करूँ तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस? हैरी राइट्स फास्ट है अफर्मेटिव में, तो डू और डज को लगाना पड़ेगा। तो हैरी क्योंकि सिंगुलर है तो डज आएगा, ES लगेगा। तो हैरी डज नॉट राइट फास्ट, हैरी डज नॉट राइट। अब राइट क्यों लिखा मैम? आपने तो बोला हैरी सिंगुलर है तो राइट्स लिखो, नहीं लिखेंगे ना। अब डज के साथ आ गया एक बार एस और यस, सिर्फ एक सेंटेंस में एक ही फॉर्म चेंज होगा वर्ब का, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम भी वर्ब लिखा है तो वो बेस फॉर्म में रहेगा। सो हैरी डज नॉट राइट फास्ट, दिस वुड बी द सेकेंड नेगेटिव का एग्जाम्पल। नाउ हियर आई विल राइट डाउन स्ट्रक्चर फॉर द इंटेरोगेटिव पार्ट। सो इंटेरोगेटिव के लिए हमने देख लिया, इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? पहले आना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट अलोंग विद अ क्वेश्चन मार्क। सो हेल्पिंग वर्ब अगेन डू डज लेंगे, जहां पर भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी वहां पर डू डज। सो डू और हैरी है तो फिर डज लेंगे क्योंकि सिंगुलर है, डज हैरी। अब राइट्स नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर डज के पास ऑलरेडी एस है, सो इट विल बी इन द V1 और द बेस फॉर्म। डज हैरी राइट फास्ट, ओके। हियर ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई गेव यू। सो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, उसके बाद subject, then main verb in the V1 form, the base form and object. So this was the structure, entire structure for the simple present tense. अच्छा, अब मैं आपको इसके uses बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम इसको use करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको use करते हैं अपने habitual actions define करने के लिए। जैसे हमने बोला हैरी writes fast, इसका मतलब हैरी जल्दी जल्दी लिखता है, वो अभी भी लिखता है, पहले भी लिखता था और शायद आगे भी लिखेगा, तो जो उसका हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हम बिल्कुल अडैप्ट कर चुके होते हैं। सेकंड चीज़ें हैं जो हमारे डेली स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। हमने नॉट डेली स्केड्यूल्स और वी कैन से प्लान्ड स्केड्यूल्स, जो हम आगे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से द PM ऑफ अमेरिका विजिट्स इंडिया नेक्स्ट वीक। जो PM है अमेरिका का वो नेक्स्ट वीक विजिट कर रहा है, बेसिकली वो फ्यूचर टाइम रेफरेंस होना चाहिए। बट जो हमारे प्लान्ड स्केड्यूल्स होते हैं उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर भी कर सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, बट सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी यूज इट फॉर कॉमेंट्रीज। अगर आप मैचेस वगैरह देखते हैं या न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखते हैं, जैसे उसमें आता है धोनी हिट्स अ 6, इंडिया विन्स द मैच, तो इट इज़ नॉट इंडिया वॉन द मैच, इट्स इंडिया विन्स द मैच, ठीक है। तो कॉमेंट्रीज होती हैं, न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जनरल ट्रूथ, जो चीज़ें इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयाँ जो होती हैं, जैसे हम बोलें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब जब हम लोग बॉर्न हुए थे तब भी ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी था, आज भी है, और अगर हम आज के बाद 60 ईयर्स लाइक आगे बढ़ जाएंगे, जब हम लोग 80 ईयर्स या 70 ईयर्स के हो जाएंगे, तब भी हम यही बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नॉट वॉज और विल बी। तो जो जनरल ट्रूथ होते हैं ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। आगे हम बात करें वन मोर एग्जाम्पल, जैसे द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो वहाँ पर हम सेट्स का यूज़ कर रहे हैं, एस सेट्स, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू यूजेस जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में करने होते हैं। और मोस्टली बच्चों इसमें आपको वर्ड्स दिखते हैं डेली, रेगुलरली,
सबसे ज़्यादा जो मोस्ट लाइक कॉमन है वो आपको एवरी में दिख जाता है, एवरी ईयर, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है। सो ईच वीक, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये आपको बता देते हैं कि ये काम होता ही रहता है। तो ये जो रिकरिंग एक्शंस होते हैं ना, जो बार बार होते रहते हैं, इनके बीच का टाइम कितना है ये हमको नहीं देखना है, सिर्फ रिकरिंग एक्शंस होने चाहिए। ये सब रेफर करते हैं किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब आगे बढ़ते हैं तो हम चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। ओके, फर्स्ट I'll write down present continuous tense. Okay. Now, why do we need to study present continuous tense? जब हम सिंपल में डाल चुके हैं सभी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक ही टेंस में डाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? वो एक्शन डिफाइन करना जो अभी इन प्रोग्रेस है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, आई से माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग टेंसेस। मेरे अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वो एक्शन अभी मेरे सामने हो रहा है। द टीचर इज टीचिंग टेंस। टीचर जो है वो टेंस पढ़ा रही है, आपके सामने मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। ओके, सो कोई भी एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस, याद रखना है, कोई भी एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कब? अभी, बिल्कुल अभी, करंटली, चलते हुए टाइम में। तो जो भी एक्शन अभी प्रेजेंटली आपके सामने इन प्रोग्रेस है, इन एक्शन है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डालते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। तो अफर्मेटिव में हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब जो है यहाँ पर वो V4 में आएगी, या जिसको आप बोलते हो V1 प्लस ING, ठीक है। बेसिकली दिस बिकम्स V4 एंड देन इट वुड बी एन ऑब्जेक्ट नियर बाय। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन कौन सी आएंगी? यहाँ पर आएंगी सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से पर्ल इज writing, Pearl is writing an article. Pearl जो है वो एक आर्टिकल लिख रही है। तो आपको जब मैंने ये सेंटेंस बोला Pearl आर्टिकल लिख रही है, तो आपके दिमाग में ये सेंटेंस आ गया कि कोई लड़की बैठी है जो लिख रही है, दैट मीन्स वो काम अभी कर रही है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखा। यहाँ पर पर्ल की जगह अगर कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या फिर कोई भी प्लूरल नाउन मैं दे देती, पर्ल एंड जैक, या फिर हम बोलते दे, तो इसकी जगह आर आ जाता, आई के साथ एम आ जाता, ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेम रहेगा राइटिंग, ये चेंज नहीं होगा, पर्ल इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, आई एम राइटिंग, एंड आर्टिकल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, हेल्पिंग वर्ब अलग से तो लगाना नहीं पड़ेगा, सबसे इजी काम है इसमें क्योंकि गिवन है मैम। तो सब्जेक्ट लगाओ, देन हेल्पिंग वर्ब, एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, नॉट विल बी स्टिकिंग टू हेल्पिंग वर्ब एट एवरी प्लेस। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही दिखेगा आपको नॉट, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब and it would stick to ing जो V4 हो जाएगा, प्लस V1 ing and then object। तो अगर इसी को मैं चेंज करूँ तो it would be Pearl is not writing an article। Pearl एक आर्टिकल नहीं लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे इजी ये रहता है कि हेल्पिंग वर्ब में दिमाग ही नहीं लगाना है, वहाँ पे थोड़ा सा डू डज याद रखना पड़ता है बस।
यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब पहले से ही पता होता है कि भाई कॉन्टिन्यूअस में, और किसी भी टेंस में ले लो आप, पास्ट में ले लो, प्रेजेंट में ले लो, फ्यूचर में ले लो, आपको हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस जहाँ भी दिख रहा है उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। ये चीज़ आप फिक्स कर लो। तो पर्ल इज नॉट राइटिंग एन आर्टिकल, और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव पार्ट देखें तो इंटेरोगेटिव में हमारा बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा, देन सब्जेक्ट, verb in the ing form, then object along with the question mark. So यहाँ पर is Paul writing an article and a question mark. सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर दी, सब्जेक्ट के पहले लगा दिया, दैट्स ऑल। ठीक है। नाउ यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बता दिए। कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका फिक्स्ड है, जो आपको दिख रहा है, आपके सामने हो रहा है, ठीक है, एंड अच्छा इसमें वो एक्शंस भी आ जाएंगे जो आपके पास करंटली नहीं है बट रनिंग है इन दिनों, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। द वर्क दैट इज इन प्रोग्रेस, सी द प्रॉपर structure of the sentence along with some examples. Now we'll move on to the next type of tense, that is the present perfect tense. Okay, so now we are going to start with the next type of tense after present continuous, that is the present perfect tense. Now first of all we need to understand कि present perfect के uses क्या है या फिर ये कहाँ पर use होता है, कौन सा ऐसा situation है जहाँ पर हम जान सकते हैं कि present perfect का use वहाँ पर होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, एनी वर्क दैट हैज़ बिन रिसेंटली फिनिश्ड और कंप्लीटेड। कोई भी ऐसा काम जो अभी बिल्कुल रिसेंटली, जब हम बात कर रहे हैं तभी ख़त्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई से द टीचर हैज़ कलेक्टेड द कॉपीज़। आप जस्ट क्लास में एंटर हुए हो, ठीक है, टीचर्स ने ऐसे बंडल कलेक्ट करके रखा हुआ है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि अभी क्या कराया मैम ने, तो आप क्या बोलोगे, द टीचर हैज जस्ट कलेक्टेड द कॉपीज, नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर और स्टार्ट विद द क्लास। तो वहाँ पर जो वर्क है वो बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पर वो वर्क फिनिश हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, जब भी हम किसी भी चीज़ की ओनरशिप की बात करते हैं विच हैज़ बिन रिसेंटली बॉट, लाइक हम बोल सकते हैं शी हैज़ बॉट अ न्यू हाउस। नाउ हैज़ बॉट का मतलब क्या है, उसने अभी इन्हीं कुछ टाइम में, जब हम बात कर रहे हैं रिसेंटली ही उसने कुछ नया खरीदा है, नया घर खरीदा है, नया कार खरीदा है, इवन ए नया ज्योमेट्री केस खरीदा है, ठीक है। तो एनी वर्क दैट हैज़ बिन रिसेंटली ओवर, जो अभी अभी काम खत्म हुआ है, दैट इज काउंटेड अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो आई विल राइट हियर एन एक्शन recently completed. Recently completed. Now let us see how the structure of this tense is written. So first is the affirmative case. So in affirmatives, what do? In affirmative we write subject plus has or have. Now this already you know children, बचपन से हम लोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ has, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ have, plus the third form of the verb, ठीक है, that is also called the past participle of the verb, the V3 form and the object. Okay, for example I say the teacher has collected the notebooks. Okay, the teacher has collected, that means जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर रिसेंटली ही वो वर्क हुआ है। इसके बाद we'll talk on with the negative. So the negative statement क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, पहले भी मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट को स्टिक कर दोगे। सो सब्जेक्ट हैज हैव, which will be followed by not,
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस में कन्वर्जन करके देखना चाहें नेगेटिव, सो द टीचर हैज नॉट कलेक्टेड द नोटबुक्स, नॉट की जगह यहाँ पर आ जाएगी आफ्टर हैज। ओके, यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और वहीं पर ही हम अगर नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की बात करें, अगर यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो क्या होगा। अच्छा, हमने अभी तक क्या देखा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी केस में, इज एम आर था, वॉज वर था, वो सब किसके पहले चला जाता है, सब्जेक्ट के। तो सेम विल हैपन हियर, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं हम, हैज हैव। सो हैज हैव प्लस द सब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब पर इफेक्ट नहीं आएगा, वर्ब विल बी इन द थर्ड फॉर्म इटसेल्फ प्लस ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द question mark. So a question mark will always follow the object in the interrogative statement. Okay, understood? Clear है ये सबको? ठीक है, तो has have, अभी इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करें इंटेरोगेटिव में तो has the teacher collected the notebooks, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, has have को पहले लिख रहे हैं, has the teacher collected the notebooks and a question mark. So this was the structure of interrogative, affirmative and negative in the present perfect tense. ठीक है, now ये हमारा कंप्लीट हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज कहाँ करेंगे, ये हमको याद रखना है। एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड और इज रिसेंटली फिनिश, कोई भी एक्शन जो रिसेंटली खत्म हुआ है, ओवर हुआ है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। Now, with a combination of these two tenses जो हमने अभी पढ़ा और इसके पहले पढ़ा, past perfect continuous, that would be our next tense now. So past perfect continuous, I'll just wipe it out within a second. Okay. Past perfect continuous tense, सबसे पहले हमें इसका यूज देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस और टेंस का बिल्कुल मिक्स मैच है, दोनों सेम जगह पे कैसे यूज होंगे मैम। कॉन्टिन्यूस में तो आपने बोला वर्क इन प्रोग्रेस है और आप परफेक्ट में बता रहे हो कि मैम काम तो ख़त्म हो गया है, तो दोनों चीज़ कैसे होगी। तो चिल्ड्रन हियर व्हाट डू वी डिफाइन इज, प्रेजेंट का मतलब है काम अभी भी हो रहा है, राइट, और परफेक्ट का मतलब है जिस पॉइंट पर हम उस काम की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस यहाँ पर एक अलग चीज़ बता रहा है कि वो काम काफ़ी देर से चल रहा है। सो हियर वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट पॉइंट ए, देन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्टिन्यूसली चल रहा था और उसके बाद जब हम अभी उसकी बात कर रहे हैं एट पॉइंट बी, तभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो कोई भी काम जो अभी भी प्रोग्रेस में है और थोड़ी देर पहले से प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड was continuing for a long period of time and is still in progress, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है जब पॉइंट बी पर हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी काम हम बहुत देर से बता रहे हैं कि जैसे हम बोले इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, सो हियर वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट started like in a time in the past and is continuing for a long period of time. तो पॉइंट बी पर जब हमने उसकी बात करी उस टाइम तक काफ़ी देर हो गई थी काम को स्टार्ट हुए और वहाँ पर भी वो काम कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस इसीलिए क्योंकि वो बहुत देर से चल रहा है और परफेक्ट इसीलिए क्योंकि वो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था और अभी तक भी वो वर्क कॉन्टिन्यूसली लाइक रिसेंटली भी वो वर्क कॉन्टिन्यूसली ऑन गोइंग है। ठीक है, सो
let us see the structure after the use. Let us see the structure. What's the structure of present perfect continuous tense? So अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, बस यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आ जाता है परफेक्ट से, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अपनी जगह नहीं छोड़ता है बिकॉज परफेक्ट आ रहा है। और कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बता दिया था एक छोटा सा ट्रिक कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूस दिखे वहां V1 ing के साथ ही आएगा, दैट इज द V4 पार्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। लेकिन अब इसके लिए हमको बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, सो दैट इज बिन, सब्जेक्ट हैज हैव बिन प्लस V1 ing और यू कैन राइट इट एज V4 जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ चिल्ड्रन जस्ट पे अटेंशन टू वन थिंग, व्हेन आई टोल्ड यू दैट द वर्क स्टार्टेड एट पॉइंट A एंड वाज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने पॉइंट B पर उसकी बात करी तो अभी भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं वर्क के, राइट? मतलब वो इस पॉइंट पर खत्म नहीं हो रहा है, या फिर अगर यहाँ पर भी खत्म हो रहा है तो अभी आगे का वर्क कुछ भी उसके आगे हमको पता नहीं है। मोस्टली हम ये बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस में अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन एक बात बताइए, जब हमने पॉइंट बी पर उसकी बात करी तो वर्क को तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था ना स्टार्ट हुए, है ना? तो इस लंबे टाइम को हमको डिनोट करने के लिए एक छोटा सा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, लाइक ऑप्शन है 2 वर्ड्स के बीच में, व्हाट्स दैट? सिंस या फिर फॉर। तो इसमें जहां पर भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखेगा, वेदर इट इज पास्ट, वेदर इट्स फ्यूचर, वेदर इट्स प्रेजेंट, आप हमेशा टाइम लैग बताएंगे। टाइम बताएंगे, क्यों बताएंगे? क्योंकि एक वर्क को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो आपको एक इधर सिंस में हम बताते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है, तो वहाँ पर आपने मॉर्निंग एक पॉइंट बता दिया कि हाँ मॉर्निंग से अभी तक पढ़ रहा है। अगर फॉर का यूज़ करें तो ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, आप 4 आवर्स का ड्यूरेशन बता रहे हो। सो जब ड्यूरेशन की, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने सिंस फॉर यूज़ करा और सिंस फॉर के साथ ऑफ कोर्स हमको एक टाइम मेंशन करना पड़ेगा, सो हियर आई विल राइट टाइम, ठीक है? For example, we say it has been raining for 4 hours। 4 hours से बारिश हो रही है, और अगर फॉर को हटा के मैं सिंस लगाना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग और सिंस नून टाइम, ठीक है? तो इट हैज़ बिन रेनिंग, हैज़ प्लस बिन प्लस रेनिंग, दे हैव बिन प्लानिंग अ ट्रिप सिंस द लास्ट मंथ और फॉर द एंटायर वीक। तो यहाँ पर हम एक टाइम पीरियड बता रहे हैं कि भैया जो भी काम हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है। सो सिंस फॉर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर, ओके? नेगेटिव की बात करें तो बस एक माइन्यूट सा एडिशन हो जाएगा इसमें नॉट का, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। अब नॉट इसीलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अभी भी हैज हैव है, बिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ओके? बिन प्लस आई विल राइट V4 डायरेक्टली हियर नाउ, और V1 ing भी लिख सकते हैं बच्चों। अगेन सिंस फॉर एंड टाइम, सिंस फॉर के साथ टाइम लिखना कंपल्सरी होता है, इट्स मैंडेटरी। सो अगर हम इसी को नेगेटिव में करें तो इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश थोड़ी हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू द इंटेरोगेटिव पार्ट। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? अगेन लेट अस सी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, ओके सॉरी, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट
been, then either V1 ing or V4 I'll write the present participle form, or object, then since for and time. Okay, this is mandatory along with a question mark. It will always be followed by a question mark. Has it been raining since morning? क्या सुबह से बारिश हो रही है? तो हमने क्या बोला? Has it been raining since morning? Okay. So this was the interrogative structure of प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ पर आपको बस इतना चीज़ याद रखना है, कोई भी वर्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और अभी भी ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, इसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ है, दैट इज़ द रीसेंट वर्क जो या तो अभी भी प्रोग्रेस में है या तो अभी ख़त्म हुआ है. ठीक है. नाउ children, we are done with the present like sub parts of the present tense now. तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इससे और अब हम जा रहे हैं पास्ट टेंस की तरफ और उसके स्ट्रक्चर्स फिर हम देखने स्टार्ट करेंगे. Okay, so now we are moving on with the past tense. और past tense में भी हमारे पास सबसे पहले आएगा the simple past और the past indefinite. The simple past tense और past indefinite tense. ठीक है. Now, firstly understand what is it. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल पास्ट का मतलब होता क्या है. सिंपल का मतलब नॉर्मल सिंपल, बिल्कुल जनरल. पास्ट का मतलब कोई भी टाइम जो निकल चुका है, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि ऐसे टाइम में निकल चुका है, सिंपली कि मैंने ऐसा कोई काम किया था, कब किया था, नेवर मैटर. आपको टाइम दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, बट आप सेंटेंस पढ़ के ये श्योरिटी लगा लोगे कि आपने वो काम ऑलरेडी कर लिया है, लाइक दैट वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन ओवर, वो ख़त्म हो चुका है काम. उसके लिए आप अभी तक उस पर्टिकुलर काम को लेकर बैठे नहीं होगे या उस काम को अभी कॉन्टिन्यूसली फॉलो नहीं कर रहे होगे. तो सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट्स द रूल विद द अफर्मेटिव. सो अफर्मेटिव का रूल कहता है हमको, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस the second form, that is the simple past form of the verb plus object. Okay, so इसका एग्जाम्पल लेते हैं. I ate salad for dinner yesterday. यहाँ पर मैं आपको एक टाइम पीरियड दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि काम ऑलरेडी कल हो चुका है. तो अगर कल काम हो चुका है सो हम सिंपल पास्ट फॉर्म लेंगे वर्ब का, दैट इज आई एट सैलेड फॉर डिनर येस्टरडे. नाउ विल सी द नेगेटिव. नाउ फॉर द नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हमने जब सिंपल प्रेजेंट किया था तो शायद आपको याद हो हम वहाँ पर डू डज का यूज़ कर रहे थे उसको नेगेटिव बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर ही उनके एक ब्रदर का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे डिड. दैट इज़ द V2 ऑफ डू. ठीक है, सिंपल पास्ट ऑफ डू. तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी डू का V2 यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो हमारा जो टेंस का रूल है वो हमेशा ये कहता है दैट यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द सेम टेंस ट्वाइस इन वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट. एक सेंटेंस में आप एक टेंस को सिर्फ वंस यूज़ करेंगे, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिपीट इट द अदर टाइम. सो यहाँ पर हम जब भी सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने सिंपल पास्ट टेंस ले लिया है, तो अब हमारा सिंपल प्रेजेंट चलेगा. सो हियर विल राइट V1. सो and the
ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद अ फुल स्टॉप. सो अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूँ नेगेटिव में, सो इट वुड बी आई. डिड नॉट को हम डिडंट लिख सकते हैं एक साथ, डिड नॉट और डिडंट. अब यहाँ एट नहीं आएगा, ईट आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिड का V2 डू का V2 ले चुके हैं. आई डिडंट ईट सैलेड and the sentence would be same for dinner yesterday. Okay, so it would be I did not eat, not did not ate. बहुत बार हमने ये सेंटेंस सुना होगा, I didn't knew about it. न्यू नहीं होता, I didn't know about it, मुझे पता नहीं था इसके बारे में. सो अगर आपने डिड यूज़ कर लिया है ऑलरेडी एक बार, तो आप सेकेंड टाइम में सिंपल प्रेजेंट का वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, देन विल मूव ऑन टू द इंटेरोगेटिव. सो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहेगा, फिर से वो यही बोलेगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ फिर इंटेरोगेटिव बनाना. तो यहाँ पर सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, कौन सा, डिड. उसके बाद सब्जेक्ट, देन क्योंकि डिड लगा दिया है ऑलरेडी V2 फॉर्म में, तो अब हम लगाएंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. सो सेम सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो डिड आई ईट सैलेड फॉर डिनर यस्टरडे. डिड आई ईट सैलेड फॉर डिनर यस्टरडे. Okay, so this was the structure for simple past, जहाँ पर हमको टाइम दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता. अगर मैं यहाँ yesterday नहीं लिखती तो आप ऐसे नहीं लिखते I eat salad for dinner, क्योंकि यहाँ पर अगर आप eat लिख रहे हो, अगर ये टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी हैबिट बता रहे हो, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी बता रहे हो. तो ऐसा लगेगा कि आप सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि मैं डिनर में सैलेड ही खाती हूँ. तो आपको यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन होगा और टाइम पीरियड के बेसिस पर ही आप ऐसा अंदाज़ा लगा पाओगे कि ये सिंपल पास्ट का है. तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखकर सिर्फ ब्लैंक को फिल करना आना चाहिए. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Did I erase affirmative? Yes. No problem, I'll write it again. Okay, so next we are moving on to the past continuous tense. So the past continuous tense says I'll talk about a thing. मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगा जो कि पहले कंटिन्यू हो रही थी, पहले एक लंबे समय के लिए चल रही थी. अभी वो काम जो है वो फिनिश हो चुका है, क्योंकि अगर अभी भी चल रहा होता तो या तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डाल देते या फिर हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काउंट करते, क्योंकि वो काम अब हो रहा है. बट पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वो बातें करते हैं जो कि पहले पुराने टाइम पर चलती रहती हैं. मतलब वो काम, जैसे आई से ही वॉज राइटिंग अ लेटर When I went to meet him, वो जब मैं उससे मिलने गई तब वो लेटर लिख रहा था, राइट कर रहा था. तो जब मैं उससे मिलने गई उस टाइम पर वो लेटर लिख रहा था. तो ऐसा वो वर्क होगा जो पास्ट में होगा, मतलब पहले वो ऐसा काम कर रहा था, नॉट राइट नाउ. ठीक है, सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें एक ऐसे ड्यूरेशन की या फिर एक ऐसी टर्म की बात बताएगा जहाँ पर हम कोई भी वर्क जो है वो वर्क हम पहले कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कर रहे थे. ओके, सो द फर्स्ट इज द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अलॉन्ग. अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आपको याद आ गया होगा, मैम ने बताया था V1 ING आएगा. तो सब्जेक्ट, अच्छा V1 ING के लिए पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए. प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, पास्ट में हो जाएगा वॉज वर. वॉज वर के साथ V1 ING या V4 कुछ भी बोल सकते हो आप, दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. एंड दी
object of course followed with a full stop. For example, he was writing an article when I went to meet him. So here जब मैं उससे मिलने गई, दैट मीन्स मैं पहले उससे मिलने गई थी, उस टाइम पर वो कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहा था विच इज़ ही वॉज राइटिंग एन आर्टिकल. तो ये काम वो काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए कर रहा था, इसीलिए हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा था. अगर ये नॉर्मल, अगर आप गए हो और उसने वो लेटर लिख लिया उस टाइम पर, या वो आप सिर्फ मेंशन कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप कैसे लिखते? ही रोट अ लेटर व्हेन आई सॉ हिम. जब मैं उससे मिली थी तो उसने एक लेटर लिखा हुआ था. ओके, सो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप जो भी चीज़ काउंट करते हो वो काफ़ी लंबे समय के लिए काम बताया जाता है कि ये जो काम है, ये जो वर्क है, ये काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो रहा था. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? अगेन सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो इन्हीं के साथ नॉट स्टिक हो जाएगा. सो नॉट प्लस V4 आई राइट हियर, और V1 ing ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप. इसी को कन्वर्ट करें तो ही वॉज राइटिंग एन आर्टिकल, नो ही वॉज नॉट राइटिंग एन आर्टिकल. यहाँ पर हमारा नॉट जो है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो हियर आई विल राइट वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ing the present participle form plus object followed by a question mark. So was he writing a letter when I went to see him? और when you कर देते हैं, I नहीं बैठेगा यहाँ पर, तो when you went to see him. Was he writing a letter? So यहाँ पर पहले was आएगा, फिर subject आएगा, और फिर जो आपका V1 ing फॉर्म है an article. Was he writing an article? यहीं पर ही ख़त्म करो. ठीक है, so this was the structure of past continuous tense. अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे विच इज़ क्वाइट आई वुड से लाइक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी ईजी एंड आई वुड से गो विद द फ्लो काइंड ऑफ टेंस, क्योंकि उसमें आपको एक हिंट मिल जाता है और उस हिंट की वजह से आप पूरा सेंटेंस सही लिख कर आते हैं. देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये हमको क्या बता रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस हमको वो पर्टिकुलर टाइम बताएगा, टाइम नहीं बताएगा, वो एक्शन बताएगा जो रीसेंट एक्शन से पहले हुआ है. कैसे? देखिए थोड़ा सा हमें बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें और सिंपल पास्ट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आई विल हैव टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हियर, 1 2 3 एंड 4. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ टाइम मेंशन कर देते हैं, लाइक 10 o'clock, 11, then 12, 1 of course and 2. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट्स संडे. मान लो, सपोज करो कि संडे का दिन है और ये टाइम आपको गिवन है, और ये मंडे का दिन है. यहाँ पर आपको टाइम गिवन नहीं है, सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ गिवन है. दैट इज़ वेक अप. ओके, यू जस्ट वोक अप, देन you had taken a shower, or I'll say just got ready, then you had your breakfast, so you ate your breakfast,
I'll just say breakfast. Okay, then you hopped on your bus and then you came to school. Okay, now here it's like we would say it's Sunday and you woke up at 10. You should not actually. Woke up, then you got ready. Here you had breakfast. Then you studied and then you slept again. Okay. So here there are two different situations. In one situation I gave you a time कि इस टाइम पर आपने ये काम किया, और सेकंड में मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड या हम बोले एक सीरीज ऑफ एक्शन दे दिया कि भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. यहाँ पर मैंने आपको फिक्स टाइम के साथ साथ आपका एक्शन बताया कि इस टाइम पर आपने ये एक्शन किया. तो इस पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाहती हूँ कि जहाँ पर हमको टाइम गिवन होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट का. हम किसी भी एक्शन को एक दूसरे के बिहाफ पर डिफाइन नहीं करते या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं बताते. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट यू डिड एट 12, लाइक व्हाट वर यू डूइंग एट 12, तो आप बोलोगे आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 12, मैंने 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया. ओके, what were you doing at 10 or what did you do at 10 o'clock? So I woke up at 10 o'clock. 10 o'clock तो मैं सो के उठा. तो आपने एक टाइम को मेंशन करते हुए मुझे एक एक्शन को मेंशन किया, बट क्योंकि बच्चों ये आपका सिंपल पास्ट में है तो आपके पास टाइम है तो इजीली आप कर लेते हो. बट क्या होता है जब हमारे पास एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है विदाउट अ टाइम, ठीक है, टाइम हमको पता नहीं होता. तो अगर आप स्कूल आए और टीचर ने आपसे पूछा व्हाट डिड यू डू बिफोर यू केम टू स्कूल, आप स्कूल आने से पहले क्या कर रहे थे, आपने क्या किया यहाँ पर आने से पहले. ओके, सो व्हाट हैड यू डन, सो आप बोलोगे बिफोर आई केम टू स्कूल आई कॉट माई बस, आई हैड कॉट माई बस, मैंने अपना बस कैच किया, मैं आई जस्ट हॉप्ड अपॉन माई बस. ओके, व्हाट डिड यू डू बिफोर दैट, आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट before I came to school or before I went to take my bus. What did you do before the breakfast? I had gotten ready for school. Okay, so here you have a series of work. तो आप क्या करते हो, जो पुराना वाला वर्क होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे या जो रूल हम पढ़ेंगे वो यूज़ करोगे. बाद वाले एक्शन के साथ नहीं करोगे, जो उसके पहले वाला एक्शन होगा जिसको आप डिफाइन कर रहे हो, लास्ट रीसेंट एक्शन जो फिनिश्ड एक्शन है उसके बिहाफ पर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती हैं. तो सबसे पहले मानो आपकी मैथ्स क्लास हो जाती है, then you have your Hindi classes, then you have your social science classes, then English class and then your science class. Okay, so if the teacher asks you what did you learn in your previous class, for example science वाले teacher आपको पूछ रहे हैं what did you learn in your previous class, so आप क्या बोलोगे, we had learned English in our previous class. Okay, तो इसके बाद अच्छा व्हाट डिड यू डू बिफोर दैट, वी हैड लर्नड SST बिफोर इंग्लिश. तो जो लास्ट एक्शन डिफाइन है उसके पहले वाले एक्शन को जब आप विदाउट टाइम डिफाइन करते हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है. लेकिन पुराने किसी भी एक्शन को आप टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हो कि इस टाइम पर ये एक्शन किया था तो वो सिंपल पास्ट हो जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ वील मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर. Now moving on with the structure, so first we will see the affirmative.
अफर्मेटिव में द स्ट्रक्चर वुड बी सब्जेक्ट प्लस, वहाँ पर हम बच्चों हैज़ हैव लगा रहे थे, यहाँ पर हम हैड का यूज़ करेंगे वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. देन V3, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब with an object followed by a full stop. For example, I'll say she had eaten her breakfast before she left for work. वर्क पे जाने से और स्कूल जाने से पहले उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था. तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो काम पहले हो गया था उसके साथ हैड प्लस V3 आएगा, हैड और V3 आएगा, और जो बाद वाला एक्शन डिफाइन किया है वहाँ पर आपके पास सिंपल V2 आएगा विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. ओके, नाउ विल सी द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर. सॉरी, negative structure is subject plus had plus not plus V3 and object. इसी को चेंज करें तो she had not eaten her lunch before she left for work. वर्क पे जाने से पहले उसने अपना लंच ब्रेकफास्ट नहीं किया था. सो नॉट जो है वो had को फॉलो करेगा. और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? अगेन हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में ही हम जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है बिफोर शी लेफ्ट फॉर वर्क वो ऑब्जेक्ट के बाद रख देते हैं. ठीक है, एंड इट वुड बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. सो यहाँ हो जाएगा हैड शी ईटन हर ब्रेकफास्ट बिफोर शी लेफ्ट फॉर वर्क. ओके, सो इट्स लाइक अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के पहले आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे. So here it would be had she eaten her breakfast before and the other words I am not writing here with a question mark. तो had पहले आ जाएगा और subject के बाद हमारा V3 फॉर्म आएगा. This is the structure we follow in past perfect tense. Now we'll move on to the last type of tense, that is the past perfect continuous tense. Okay. So the past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें वो वर्क बताएगा बच्चों जो पास्ट में तो बहुत देर के लिए कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, पास्ट में इन प्रोग्रेस था, बट वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद कोई और वर्क भी हो गया है. ठीक है, सो क्योंकि हमें एक्शन ए जो था उसका टाइम पीरियड भी डिफाइन करना है और वो बी वाले पॉइंट पे ख़त्म हुआ और उसके बाद कोई सी वाला वर्क था जो वो भी इधर इट इज़ इन प्रोसेस, like it is in progress or it has been completed. तो जब भी हमें कोई भी ऐसा वर्क जो पास्ट में कॉन्टिन्यूसली चल रहा था बट उसके ख़त्म होने के बाद जो है वो सेकेंड वाला वर्क ख़त्म हो गया है, that is the past perfect continuous tense. Okay, so let us see the structure of this sentence first. जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तब तक हमें टेंस कंप्लीट नहीं हो समझ नहीं आएगा. तो अफर्मेटिव के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है? अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि पास्ट में हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही रखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन, देन V1 ing जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या V4 फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, प्लस दी ऑब्जेक्ट फॉलोड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं तो मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि हम जब भी टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक काफ़ी लंबे टाइम तक कोई भी वर्क हुआ है, फॉर दैट हमको एक टाइम पीरियड भी तो देना पड़ेगा. विदाउट द टाइम पीरियड हाउ वुड इट वर्क? सो इट वुड बी सिंस, फॉर एंड टाइम. लेट अस से द एग्जाम्पल ऑफ दिस.
the kids had been learning lessons for their exam since morning. अब क्या हुआ यहाँ पर, प्लीज समझिए इस बात को पहले, क्योंकि हमारा जो एक्शन है, क्या एक्शन है, लर्न करने का, हैड बिन लर्निंग वाला जो एक्शन है. So the kids they had been learning actions, that means they were learning these things, वो ऐसी चीज़ें लर्न कर रहे थे मॉर्निंग से, लेकिन अब उन्होंने वो लर्निंग वाला जो काम है, जो एक्शन है, वो बंद कर कर अब वो किसी और काम की तरफ बढ़ गए हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि द किड्स आर नाउ, वी कैन से टीवी देख रहे बच्चे, ठीक है, द किड्स आर वॉचिंग सम फनी शो ऑन द टीवी. लेकिन अभी जो उनका एक्शन चल रहा है, क्या वो पास्ट एक्शन से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स नॉट. उनका जो पास्ट एक्शन था वो था उनके लेसन्स लर्न करने का. तो उन्होंने पहले ये काम एक लंबे समय तक किया, उन्होंने मॉर्निंग से लेकर जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड है उसके पहले तक लर्निंग वाला काम किया, और उसके जस्ट बाद फिर उन्होंने टीवी जो भी वो देख रहे हैं, they are watching show some funny show on the TV, so this is their present action, ये उनका current action है. इसके पहले वाला एक्शन जो एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चल रहा था, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस एक्शन ए को डिफाइन करने के लिए हमको हैड प्लस बिन प्लस V1 ING वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. इसका नेगेटिव देख लेते हैं बच्चों. सो इट्स सब्जेक्ट प्लस, अब क्योंकि हैड के साथ ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट स्टिक होता है, तो had not been plus V1 ING plus object plus since for and time. तो अगर इसी को ही मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? The kids had not been learning, यहाँ पर हमारा not add हो जाएगा. The kids had not been learning lessons before for their exam since morning. वो सुबह से तो लर्न नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे. ठीक है, अच्छा, इसका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इसके लिए पहले लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन V1 ING, जिसको हम V4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, क्योंकि हमें टाइम लैग बताना पड़ेगा, कितना टाइम था, कितने टाइम के लिए कोई एक्शन हुआ, एंड सिंस फॉर के बाद टाइम. सो यहाँ पर हो जाएगा हैड द किड्स बिन लर्निंग. कभी कभी ऐसा होता है ना कि पापा रात को लेट आते हैं जॉब से, तो वो मम्मी से पूछते हैं क्या इन बच्चों ने पढ़ाई करी, तो मम्मी बोल देती है हाँ ये सुबह से पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए उठे. सो उसको हम इंग्लिश में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बताएंगे. हैड द किड्स बिन लर्निंग देयर लेसन्स सिंस मॉर्निंग. क्या बच्चे सुबह से लर्न कर रहे हैं? ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर फॉर आवर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ चिल्ड्रन, in the next video we are going to learn about the future tense, and I'll give you some practice questions thereafter, which you will I supposingly say that you will be able to do it on your own. Okay, till then keep learning, keep growing children. Have a good day.